नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इस समय की दो बड़ी खबर और इन्हीं पर चर्चा करेंगे। एक खबर ये है कि 2019 के बाद यानी गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चीन। एससीओ की बैठक है और जाहिर है चीन जा रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स होंगी ही शी जिनपिंग के साथ। और इससे एक दिन पहले यानी 30 अगस्त को वो रहेंगे जापान में। जापान में भी शिखर वार्ता है दोनों देशों के बीच में। इन यात्राओं का मतलब क्या है, महत्व क्या है, और जब हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर, घटनाक्रम पर नजर दौड़ाते हैं तो जिस तरह की टसलबाजी इस समय अमेरिका के साथ हो रही है, भारत की, डोनाल्ड ट्रंप की जिद के चलते, या मैं कहूंगा कि नासमझी और बेवकूफियों की वजह से, तो ऐसे में जापान की और चीन की यात्रा का और कितना महत्व बढ़ जाता है। हम ना भूलें, जापान क्वाड में भी शामिल है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। और इस बार की, इस साल की जो शिखर समिट थी क्वाड की, वो नई दिल्ली में प्रस्तावित थी, क्योंकि पिछले साल नई दिल्ली में होने वाली थी, वो अमेरिका में कर ली गई थी, इस बार यहाँ होनी थी। लेकिन जिस तरह की टसलबाजी चल रही है उसमें अब लगता नहीं है कि ये सिरे चढ़ेगी या हो पाएगी। और ट्रंप की गैर मौजूदगी में मुझे नहीं लगता कि नई दिल्ली इसको आयोजित भी करेगी। उस पर आज नहीं जाते, उस पर कभी फिर। लेकिन मोदी जी की चीन और जापान की यात्रा, इसका महत्व क्या है। और दूसरी घटना, जब मैं शो में बैठ रहा था तब ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और टैरिफ भारत के ऊपर थोप दिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि अगले 24 घंटे में मैं भारत पर और भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि वो रूस से ईंधन खरीद रहा है और उससे उसे दुनिया के दूसरे देशों में बेच करके मुनाफा कमा रहा है। वैसे वाशिंगटन में एक पत्रकार ने सामने पढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लिया कि आप भी तो अभी भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। तो झेप गए और बोले कि नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है, वो पता करूंगा मैं। यानी अमेरिका दोहरे मानदंड अपना रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जानबूझ करके डोनाल्ड ट्रंप भारत से अमेरिका के रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं। निक्की हेली, जो संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई राजदूत थी अ, अमेरिका की तरफ से, उनका एक बयान कल आया है और उन्होंने कहा कि भारत जैसी विश्वसनीय और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ और मोदी जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह का बिहेव अमेरिका का, वो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। मेरे साथ बहुत ही आपके प्रिय और सुपरिचित और जियोपॉलिटिकल मामलों के महारथी, मैं कहूँगा, रमनीक सिंह मान जी जुड़ रहे हैं। तो उनको जोड़ करके जरा इस पूरे घटनाक्रम को, इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान साहब को जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सर। तो मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो और 25% टैरिफ थोप दिया है, इसका हम क्या मायने निकालें, क्या अर्थ निकालें, या केवल ये घुड़की है अभी भी कि आप जो मैं चाहता हूं वो मान जाइए, नहीं तो मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, और इससे क्या हासिल कर पाएंगे वो। देखिए जो साहब, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो एक कविता अक्सर पढ़ा करते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो उसको यथार्थ में सिद्ध करना
कह देना भर मात्र जो है वो हम लोगों ने सबने समय समय पे विश्व के अनेक नेताओं को अनेक बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना है। ऐसे तो अगर आप भारत का भी इतिहास देखेंगे तो बहुत डींगे हाँकने वाली बात, पर यथार्थ में उसको उतारना, ये मेरा ख्याल है कि हम लोग देख रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय को विटनेस कर रहे हैं। हम इसके एक तरीके से हम चश्मदीद हो रहे हैं कि हमारे सामने सामने जो है वो भारत विश्व पटल पे अपनी ताकत को जाहिर कर रहा है, अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, और प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के अंदर जो वैश्विक एकमात्र शक्ति है, जो ग्लोबल सुपर पावर जिसको बोलते हैं अमेरिका, उसकी बुली को, जो सही शब्द है उसकी बुली को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और जिस दक्षता के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ भारत ने रिस्पॉन्ड किया है अभी तक ट्रंप की धमकियों को, चाहे फिर वो यूरेनियम की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की बात हो, या प्लूटोनियम की बात हो, जो पैलेडियम की बात हो, जो अलग अलग वस्तुएं जिनका खुद उपयोग यूएस कर रहा है, जो परचेज कर रहा है रशिया से, और एक उसको एक बहाना बना के साहब यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें भारतीय पैसों से जो है वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। तो मैं, ये तो चलो भारत के जो विदेश मंत्रालय है हमारा, उन्होंने बड़े दक्षता के साथ, बड़ी मैच्योरिटी के साथ एक एक चीज को रखा है। और मैं अगर इसको नॉन डिप्लोमेटिक, यानी कि जो डिप्लोमेसी की भाषा को छोड़ के अगर बोलें, तो ऐसा मेरा ख्याल है कि पहली बार भारत की ओर से हुआ है कि अमेरिका के मुंह के ऊपर तमाचा मारा गया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं भारत की ओर से, क्योंकि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ब्रिक्स का ही हिस्सा है, लुला डिसिल्वा जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनके लिए ट्रंप ने कहा था कि अगर वो चाहें तो मुझे फोन कर सकते हैं। तो लुला डिसिल्वा ने कहा कि मुझे कोई आवश्यकता फोन करने की नहीं है, मैं फोन करूंगा तो मैं मोदी को फोन करूंगा, मैं फोन करूंगा तो शी जिनपिंग को फोन करूंगा, मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा। तो अगर आप बिल्कुल दर हकीकत, दरअसल अगर इस स्थिति को अगर आप देखें, तो मैं नहीं समझता कि इतनी फ्रस्ट्रेशन कभी भी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को आज तक अमेरिका के इतिहास में हुई हो, जो डोनाल्ड ट्रंप को फेस करनी पड़ रही है, जिसका सामना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब दूसरा है, डोनाल्ड ट्रंप जिस विषय को लेके बार बार कहते थे कि साहब मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम करवा दूंगा, तो तुम करवा दो युद्ध विराम, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई ये तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ये तो भारत का, देखो हम एक सॉवरेन नेशन है। तुमको ये लग रहा हो कि दुनिया के तुम राजा और जो प्रत्येक विश्व में जो देश हैं वो तुम्हारे गुलाम हैं, तो हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश की भांति कोई देश इनकी गुलामी करते हो। और मैं पड़ोसी से मतलब मेरा दोनों ईस्ट और वेस्ट नेबर्स की बात है। ईस्ट में हमारे बांग्लादेश है, वेस्ट में पाकिस्तान है, तो दोनों ईस्ट और वेस्ट नेबर्स जो हैं वो अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। और अमेरिका के कहीं ना कहीं गले ये बात उतर नहीं रही कि ये कैसे संभव है कि भारत जो आज तक झुक जाता था, और भारत जो अमेरिकी विदेश मंत्री के एक फोन के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जो होते थे वो कांप उठते थे, वो राष्ट्रपति के कहने पर भी, अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट। अब एक जायसवाल साहब हैं हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से जवाब आता है। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको पाकिस्तानी बड़े गर्व से अमेरिका बहादुर बोलते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति एक स्टेटमेंट दे रहा है ट्रुथ सोशल के ऊपर, या वो अपनी एक प्रेस में बाइट दे रहा है, उसका जवाब हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन दे रहे हैं। तो इतना कोल्ड जो रिस्पॉन्स है भारत की तरफ से कभी, और इतनी दक्षता के साथ, इतनी मैच्योरिटी के साथ। तो जिस बात की को लेके ट्रंप खुद आलोचना करते थे जो बाइडेन की, कि बाइडेन इतने मूर्ख हैं कि उन्होंने रशिया और चाइना को एक ही ब्लॉक में एक साथ इकट्ठा कर दिया अपनी बेवकूफाना पॉलिसीज के चलते। तो अब वो खुद जब राष्ट्रपति बन गए हैं, ओवल ऑफिस में वो खुद हैं अब व्हाइट हाउस में, तो वो इंडिया, रशिया और चाइना, जो RIC है, रशिया इंडिया चाइना,
उस ब्लॉक को रिवाइव करने के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अब ये आपने पूछा क्योंकि आपका सवाल 50% टैरिफ को लेके था, तो ये 50 का 100, 100 का 200 कर दे। आप समझिए इसमें कहानी क्या है कि ये जो टैरिफ है वो कंज्यूमर ने पे करना है। इंडिया से हो सकता है जैसे अब यूएस की सुपरमार्केट्स के अंदर इंडियन मसाले या और चीजें वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, पर जो परचेज करेगा वो अमेरिकन बायर परचेज करेगा। और हमारी जो सबसे बड़ी मजबूती है ना जो ऐसा वो ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी इकोनॉमी है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, हमारी यूएस की तरह इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। बिल्कुल। हमारी अगर इकोनॉमी का साइज 4 ट्रिलियन है और हम सिर्फ जर्मनी से पीछे हैं यूरोप में, अगर हम पूरे पश्चिम को साथ जोड़ लें तो पूरे पश्चिम में हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए से पीछे हैं, जर्मनी से पीछे हैं। यूरोप में अब सिर्फ एक कंट्री जो है जर्मनी, उससे हम पीछे हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि हमारे को 2030 टच करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 26 या 27 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जी। और अगर उस नाते से आप देखें तो पूरा वेस्ट जो है, पूरे वेस्ट से सिर्फ अमेरिका को छोड़ के भारत पूरे पश्चिम से आगे हो जाएगा। और वो देश, इसमें आप फ्रांस लगा लीजिए, इसमें आप स्पेन लगा लीजिए, यूके लगा लीजिए, जिसने कभी ना कभी किसी न किसी समय के ऊपर उपनिवेशी जिसे कहते हैं ताकतों रहते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर राज किया है इन लोगों ने, और उनको एक्सप्लॉइट किया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है। हम उनको बीट करके आगे आ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हजम नहीं होगा अमेरिका को, अमेरिकी राष्ट्रपति को। और मैंने कहा था ना, जो अमेरिकन हेजेमनी है, जो अमेरिका ने अपना एक वर्चस्व स्थापित किया हुआ इतने वर्षों में, उसको खोना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरीके से वो अब जो ईस्टर्न ब्लॉक है, या जिसको ग्लोबल साउथ का कह देते हैं हम, उसकी जो ऑटोनॉमी है उसको और मजबूत करने की तरफ जो है, वो मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप को दूंगा। ये जो निक्की हेली हैं, इनका मैं आपको भी और दर्शकों को भी एक हाँ जी, हाँ। बयान सुनवाता दिखाता हूं। भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते ना बिगाड़ें, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर बोली निक्की हेली। लेकिन ये सलाह के बावजूद, ये चिंता के बावजूद ट्रंप ने तो बढ़ा दिया, अभी 25 से 50 किया है। आप जैसा कह रहे हैं कि कोई भरोसा थोड़ा है, ये इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक हनक है, एक दिमाग में जो है इनके फितूर भर गया है कि मैं इस तरीके से दुनिया को झुका सकता हूँ। हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हर एक से रिश्ते खराब कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली भी और वैसे भी किसी भी दृष्टि से जो कुछ ये कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए लाभकारी है क्या? अ, देखिए, जहां तक तो रियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो टैरिफ और टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है पहली बार। परंतु लॉन्ग टर्म में एक्चुअली क्या होता है कि आप समझिए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक ब्यूरोक्रेट है, ना वो एक डिप्लोमेट है, और ना ही वो एक पॉलिटिशियन है। ये आदमी हद से हद अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ही इज अ बिजनेसमैन, एक बुली है। और वो आर्म ट्विस्टिंग जैसा, आप जानते हैं कि इन्होंने 27 तारीख को कहा है कि ये जो 50% टैरिफ है वो 27 से लागू होगा। 25 को एक ट्रेड डेलीगेशन जो है निगोशिएट करने के लिए यूएस से भारत आ रहा है, या भारत यूएस के बीच का जो एक ट्रेड डेलीगेशन जो डिस्कशन है, निगोसिएशंस हैं ट्रेड को लेके, वो 25 तारीख को होनी है। तो इन्होंने 2 दिन बाद का वो तारीख रख दी है। तो ये फिर दोबारा एक आर्म ट्विस्टिंग है और बाजू मरोड़ने की बात है। और आप देखिए कि हालांकि मैं समझता हूं कि जहां तक एनएसए अजीत डोभाल साहब की बात है, तो डोभाल साहब जो है उनका पहले पूर्व निर्धारित होगा कार्यक्रम, जो कल वो मॉस्को पहुंचे हैं। और चूंकि ये बात भी है कि भी प्यूतन साहब ने जो है भारत आना है, तो उससे पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके, उससे पहले बायलैटरल ट्रेड को, मिलिट्री एंगेजमेंट्स को लेके कई ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं जिनकी चर्चा हो रही है साइन होने के लिए। तो उसका भी एक बैकग्राउंड वर्किंग है, बट उसका जो एक स्ट्रैटेजिक कह लीजिए, उसका जो एक जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है,
वो बहुत स्ट्रांग चाहता है कि भारत जो है वी आर स्टैंडिंग अप टू द वेस्टर्न बुली। अब आपने कहा कि निकी हेली ने उनको इस बात से चेताया, तो मैं समझता हूं कि निकी हेली चूंकि रिपब्लिकन पार्टी की ही है, उन्हीं की पार्टी की है, और उनकी पार्टी के अंदर से इस तरीके की, और ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, ये मतलब ये उस रेस में थी, प्राइमरीज में शी वाज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। तो अब क्या है कि जब आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाए, और जब लोग आपको विद इन योर कंट्री कॉल आउट करना शुरू करें कि आप भारत जैसे एक विश्वसनीय पार्टनर के साथ रिश्ते ना बिगाड़िए, तो मैं ये, इसके दो पहलू हैं सिक्के के। पहला पहलू तो ये कि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर है यूएस के कुछ पॉलिटिशियंस की नजरों में, जो सीनियर पॉलिटिशियंस है, चाहे वो रिपब्लिकन ही क्यों ना हो, पर अमेरिका एक एक रिलायबल या एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, और इसका लॉन्ग टर्म में, यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ना देखें इसको, मीडियम टर्म में ना देखें, लॉन्ग टर्म में इसका यूएस को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और उसका एक उदाहरण के रूप में अगर हम चर्चा कर लें तो दो इवेंट्स हुए, एक भारत में हुआ, एक अमेरिका में हुआ। भारत में जो इवेंट हुआ उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप, और जो यूएस में इवेंट हुआ उसका नाम था हाउडी मोदी। तो अब आप ये जो पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं वो केवल भारत को खिंचाने के लिए, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर एक कार्यक्रम हो जिसका नाम रखा हो शाबाश शहबाज, हाँ, या मुनाफिक मुनीर, या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान विजिट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां पे सलाम वालेकुम ट्रंप करके कोई कार्यक्रम, ये दे कैन नॉट पुल इट ऑफ। जो भारत या जो मोदी जी का करिश्मा है, या जो मोदी जी का एक अपना तरीका है परसेप्शन मैनेजमेंट का, और जिस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं चीजों को, जिस तरीके से अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये भारत ने या मोदी जी ने जितना अमेरिका के लिए या ट्रंप के लिए किया हाथ बढ़ा के, उस तरीके से रेसिप्रोकेशन अमेरिका की ओर से नहीं आई। अलबत्ता वो उल्टा भारत के खिलाफ जाके जो है वो काम करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि चाहे वो निकी हेली हो या बड़े पैमाने पे अमेरिकन हो, वो भी कोई बहुत खुश नहीं है ट्रंप के इन तरीकोकार से। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण बात हो रहा है, जैसे हमने आरआईसी की चर्चा करी, रशिया इंडिया चाइना की, वो एक ब्लॉक ऐसा है, उसको मेरे ख्याल है प्रेमकोव होते थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर होते थे रशिया के, येगेरेव प्रेमकोव करके ऐसे मेरे ख्याल उनका नाम था, उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। और 2026 में भारत जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। तो मोदी जी की जो आपने जैसे इनिशियली बताया कि वो जापान और चाइना दोनों जगह जा रहे हैं, तो एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एससीओ के लिए जो जा रहे हैं वो उसमें एक फाउंडेशन जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता जो हमारी अगले साल 26 में आ रही है उसके लिए फाउंडेशन लेके जाएगी। टैरिफ सर्टनली डिस्कस किए जाएंगे। और जहां तक जापान का सवाल है, जापान दिख रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, या अंग्रेजी का वर्ड है कैपिचुलेट बोलते हैं, कि जापान ने अमेरिका के आगे कैपिचुलेट कर दिया। बट मैं नहीं समझता कि उन्होंने जो 4 साल के दौरान इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉमिस किए हैं अमेरिका को, वो इन्वेस्टमेंट्स वो कभी करने वाले हैं। वो सिर्फ इसको ट्रंप को बाईपास करने के लिए, टैरिफ्स को बाईपास करने के लिए कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और मैं समझता हूं कि भारत ने एक बहुत मजबूती दिखाई है जिस तरीके से भारत डील कर रहा है आज यूएस के साथ। तो विश्वसनीयता की बात हो, लॉन्ग टर्म की बात हो, और या फिर परसेप्शन मैनेजमेंट की बात हो, तो उन हर एक पहलू में, खास तौर पे, विशेष तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसने ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन और डायनामिक्स को चेंज किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है भारत के इतिहास के अंदर। विश्व के युद्ध के जो रणनीति है उसके अंदर इट इज अ टर्निंग पॉइंट। तो अब से पहले भारत इनको कमजोर दिखता था, उसके उनके 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 पास बहुत वाजिब उसकी वजहें हैं कि हमारे पास ना तो हम खुद अपना कोई फाइटर जेट डेवलप कर पा रहे हैं, ना हम पैसेंजर प्लेन्स डेवलप कर पा रहे हैं, ना हम ट्रांसपोर्ट प्लेन्स डेवलप कर पा रहे हैं,
हम ट्रेनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा इंफ्रा के ऊपर जो हमारा, अगर आप बजट उठा के देखेंगे तो कैपेक्स बहुत हाई है, चाहे वो सड़कें हो, बिल्डिंग्स हो, हमारा कैपेक्स बहुत हाई है। पर चुपचाप किस तरीके से हमने अपना मिलिट्री माइट जो है, जो हमारी डिफेंस है, उसको हमने इतना मजबूत कर लिया है, इस बात का शायद वेस्ट को अंदाजा नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लेके खड़ा कर रहे हैं ट्रंप को, कि उसको एक बहाना बनाना पड़ रहा है। चाहे वो दिमित्री मेदवेदेव की जो ट्वीट है उसके ऊपर उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजने की बात करी हो, या फिर भारत के ऊपर 25 से 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहा हो, तो मैं समझता हूं कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक है यूएस के लिए। और शॉर्ट और मीडियम टर्म में भी जो ग्रुपिंग्स हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, वो भी एंटी ट्रंप होती चली जा रही है। और आप देखना आने वाले समय में आप देखेंगे कि डॉलर जो एक रिजर्व करेंसी के रूप में दुनिया एक्सेप्ट करती है, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को लूज करेगा और पीपल विल शिफ्ट टू गोल्ड। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि डॉलर में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है, शिफ्ट टू गोल्ड। मान साहब, आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से ये भारत को उकसा रहे हैं, अभी तो भारत नहीं उकसावे में आ रहा है, बहुत शांति से समय गुजरने दे रहा है, शायद इनकी समझ में आ जाए। लेकिन अगर भारत ने काउंटर करना शुरू कर दिया, बोइंग के ऑर्डर रद्द करने शुरू कर दिए, या जो दूसरे इनके युद्धक विमान या दूसरी चीजों के ऑर्डर हैं उनको अगर कैंसिल करना शुरू कर दिया, तो क्या हालत हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि $37 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर, अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि $37 ट्रिलियन का डेट है उनके ऊपर। और वो हर बार अपना डेट बेचते हैं। वो भी इसलिए डेट बेच पाते हैं क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी है, नंबर 1। नंबर 2, उनका डॉलर जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। और पावर इज पावर। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो ये सब कर पा रहा है और वो करने की सोच भी रहा है, देखिए वो कितना उसको आगे तक ले जा पाएगा वो एक अलग विषय है, परंतु वो उसको इमेजिन कर पा रहा है कि मैं ये टैरिफ, मैं वो टैरिफ, मैं ऐसे इनकी बाजू मरोड़ूंगा वैसे। उसका कारण केवल इतना है कि अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उनकी करेंसी रिजर्व करेंसी है। उस करेंसी के अंदर ग्लोबल ट्रेड होता है, जो ग्लोबल सेटलमेंट्स होती हैं स्ट्रेट में होती हैं। अब जो अगला इसके अंदर निकल के आती है बात, वो ये है कि हमने सबसे पहले तो बड़े वाजे तौर पे स्पष्टता के साथ क्लियर कर दिया है अमेरिका को कि उनका जो F-35 फेल्ड 35 है, जो केरला में खड़ा रहा, केरला टूरिज्म का जो वो मैस्कॉट भी बना कुछ समय के लिए, कि साहब आइए कभी कुछ समय गुजारिए केरला में, तो वो हम उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। और यू कैन टेक अ हाइक। ये एक तो भारत ने बड़े वाजे तौर पे उनको क्लियर किया अमेरिका को। दूसरा, आपने कहा कि अगर हम अपने ग्लोबल ऑर्डर्स, देखिए ग्लोबल ऑर्डर्स हमारी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे को रिप्लेसमेंट चाहिए। जैसे अभी रशिया से परचेजेस हो रही हैं, अगर यूएस की, वो अगर यूरेनियम ले रहा है, या यूरोप उनसे अगर नेचुरल गैस ले रहा है, या हम पेट्रोलियम रूट करके भेज रहे हैं। और बाय द वे, भारत ने एक बात मैं बताना भूल गया कि विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया कि तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने कहा था कि साहब आप रशिया से तेल खरीदिए ताकि ग्लोबल बैलेंस जो है वो सप्लाई चेन मेंटेन रहे। तो जो हिपोक्रेसी होती है, जो मैं वही कहते हैं कि हिपोक्रेसी डाइज सेवरल डेथ्स, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे बोलता है और जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है। और मैं उन सलाम करता हूँ उस जर्नलिस्ट को जिसने ये सवाल पूछा कि भाई तुम खुद भी तो खरीद रहे हो, तो कहता मुझे पता नहीं है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, बताइए बताइए, हद हो गई। तो कहता मुझे पता नहीं, मैं चेक करता हूँ। तो अभी तक अगर चेक कर लिया हो तो डोनाल्ड ट्रंप जवाब दे दे कि तुम खुद हम्म। खरीद रहे हो, यूरोप खरीद रहा है, पर भारत खरीद रहा है, तुम्हें खींच हो रही है। तो कारण उसका क्या है कि इनको लोगों की बाजू मरोड़ने की आदत पड़ी है। इनको ये है कि साहब एक फोन करेंगे, हम बोलेंगे, दुनिया नाचती फिरेगी।
और मैं तो वो कल इमेजिन कर रहा था, पर मैंने फिर बाद में वो ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप खिंचा हुआ है और मोदी जी का वो जिसमें कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मैं चाह रहा था वो पुष्पा वाला ना, मैं झुकेगा नहीं साला। तो मैं चाह रहा था कि मोदी जी का वो कहीं पोस्टर हम लगाएं कि झुकेगा नहीं। तो जब आप मजबूती के साथ आगे खड़े होते हैं, आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परचेज पावर पैरिटी के अंदर, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और अभी अगले 5 साल में इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम अ 45 ट्रिलियन डॉलर कंज्यूमर इकोनॉमी, कि यहाँ पे इतना जो है ना जो स्पेंडिंग होगी लोगों की, और हमारी आप देखेंगे ना तो जो नेट एंड नेट से आप मान के चलिए कि जो एक भारतीय सम्मान आप 140 करोड़ में आप उसको डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल जो अर्निंग है वो भी बढ़ रही है भारत की। तो कई सारी चीजें हैं, भारत ने ऐसा नहीं कि शुरू नहीं किया, और ये जो टैरिफ्स आ रहे हैं भारत के ऊपर, उसका कारण यही है कि भारत इज स्टैंडिंग अप टू द अमेरिकन बुली। चाहे वो F-35 को मना करना हो तो अब की बात है, हम लोग तो पहले अवॉइड कर रहे थे कि चलो छोड़ो यार, क्यों पंजाबी जी कहते हैं दफा करो यार, क्यों चवड़ दे मुंह लगना। तो हम लोग मुंह नहीं लग रहे थे इनके अभी तक कि जाने दो, पर अब उन्होंने मजबूर कर दिया उस लेवल तक आने के लिए। हम ऑयल खरीद रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, और बार बार वो फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, पेट्रोल मिनिस्टर पुरी साहब ने भी, जयशंकर साहब ने भी, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि हम लोग अपने हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए, टू सिक्योर आवर इंटरेस्ट्स, हम जहां से मर्जी परचेज करें। और किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए ये उसकी इंडिपेंडेंस है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि साहब आप अपने पड़ोसी को जाके बोलेंगे या चौथे घर में जाके बोलेंगे, भैया देखो मेरी बात सुनो, तुम टाटा की गाड़ी नहीं खरीदोगे, तुमको फोर्ड की गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, क्यों, वो अमेरिकन मेड है, ये जापानी मेड है, तुम नहीं खरीदोगे। भाई आप कौन होते हो बोलने वाले? पैसा मेरा, मेरी मर्जी, जहां से खरीदूं जहां से नहीं खरीदूं। और इनका कहना है कि जी भारत के साथ हमारा $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट है तुम्हारा, तो तुम बेचते क्या हो भाई, तुम्हारे बनता क्या है? ट्रेड पैदा करो। डेफिसिट तो होना लाजमी। और तुम्हारे वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि तुम ग्लोबल मार्केट्स में compete ही नहीं कर सकते। हमारे को चाइना के साथ compete करना मुश्किल हो रहा है साहब। कारण ये बिल्कुल। है कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी लो है। अब आप कंपेयर कीजिए कि हम, जिसको पूरी दुनिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलती है, अमेरिका डेड इकोनॉमी बोलता है, बाय द वे हम लोग 6.8 की दर से बढ़ रहे हैं, और अमेरिका की इकोनॉमी दशमलव में है, 1% भी नहीं ग्रो कर रही। तो हम लोग डेड हैं, तुम लोग अलाइव हो, तुम्हारा साइज बड़ा हो सकता है इकोनॉमी का, और वो एक दिन में नहीं हुआ। तो ऐसा वो 100 वर्षों में, 150 वर्षों में। और एक बात मैं बड़ी क्लियर बताता हूँ आपको, नो बडी कैन रिमेन एट द टॉप फॉर एवर। ब्रिटिश भी जो साम्राज्य था वो बहुत समय तक उन्होंने दुनिया पर राज किया। आज ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो 19 बिलियन, 20 बिलियन, मिलियन, 100 पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का बिल दे रहा है भारत को कि तुम्हारी गाड़ियां सेंट्रल लंदन में आती हैं, कंजेशन फी पे कीजिए। और जो तुम 200 साल हमारे ऊपर राज करेगी, उसकी फीस कौन पे करेगा भाई? तो मतलब कहने का ये है कि नो बडी विल रूल द वर्ल्ड फॉर एवर। और ये जो आप देख रहे हो ना, मैं जैसा कि शुरू में कह रहा था कि ये एक शिफ्ट है, और ये जो एपी सेंटर है ग्लोबल पावर का, वो वेस्ट से शिफ्ट होता 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 अब ईस्ट की तरफ आ रहा है। और हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, भारत के लिए ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक मौका है। जैसे कहते हैं ना, टर्न ऑफ अ सेंचुरी, कभी 100 साल में एक बार मौका मिलता है किसी देश को आगे बढ़ने का। तो ये हमारा अवसर आज है, हमारा समय आज है। आज हमने ग्लोबल बुलीज को स्टैंड अप करना। और मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पहले भी कई चैनल्स पे कहा है कि इट इज लोनली एट द टॉप। ऊपर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप अकेले बढ़ते जाएंगे, लोग आपके साथ खड़े नहीं दिखेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब ऑप सिंदूर में आपके साथ कौन से देश खड़े थे, लोगों ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना टेररिज्म को डिनाउंस किया। तो मेरे को आप ये बताइए कि अमेरिका जब अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ता है तो वो किसकी परमिशन मांगता है, बिल्कुल। किसकी वैलिडेशन मांगता है? जब 200 साल इन्होंने भारत पे राज किया और ह्यूमन राइट्स का हनन किया, तो उन्होंने किसकी वैलिडेशन मांगी थी, किसकी परमिशन मांगी थी? हमारे को किसी की वैलिडेशन परमिशन की जरूरत नहीं है। हमको जो सही लगेगा अपने हितों में हम करेंगे। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के एयरबेसेस को ठोके, उनके टेररिस्ट कैंप्स को ठोके, या हम रशिया से तेल खरीदे, वो हमारी मर्जी है भाई।
तुमको टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हारा कंज्यूमर पे करेगा, जिसको वो चीज चाहिए खरीदेगा, वो टैरिफ पे करेगा। और इवेंचुअली तेल निकल रहा है अमेरिकी बायर्स का ही, अमेरिकी इकोनॉमी से ही पैसा निकलेगा, वो चाहे सरकार के खाते में जाए कहीं जाए। ये सच्चाई है। और इस सब का कारण एक है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसा ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर देगा, वो तो कर नहीं पाया। तुम युद्ध आज समाप्त कर दो, ये तेल वाला झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और मान साहब, आखिर में जी चीन जाने का फैसला मोदी जी का, देखिए, ये एक अच्छा फैसला है। उसका कारण ये है कि अगले साल हमने ब्रिक्स को अध्यक्षता हमने करनी है। ब्रिक्स की अध्यक्षता में आप जानते हैं जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हम सारे ब्रिक्स का पार्ट हैं। तो उसके लिए एक आइस ब्रेकर है, वो पहले जयशंकर साहब जाके आ गए, और अब डोवल साहब गए हुए हैं रशिया, और फिर रशियन प्रेसिडेंट भी भारत आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मूव है। और इससे उसमें कुछ निकले ना निकले, जो बायलैटरल बोलते हैं, जिसको हम द्विपक्षीय बातचीत बोलते हैं या शिखर वार्ता कहते हैं, आप जो भी उसको शब्द दें, परंतु जो उसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, जो एक विश्व स्तर के ऊपर जिस प्रकार से आप एक संदेश दे रहे हैं, वो बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत है। और हमारी मीडिया से ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो चाइनीज मीडिया है वो इस मीटिंग के ऊपर प्ले करेगी। और एक चीज और मैं आपको कहूं जो सबसे अच्छी है, जिसके लिए बार बार जैसे वो लूला डिसिल्वा ने बोला कि मैं बात नहीं करूंगा ट्रंप से, मोदी जी भी बात नहीं कर रहे ट्रंप से, क्योंकि वो इतना झूठा आदमी है। वो चंडू खाने की मारता है, पता नहीं अफीम खाता है क्या करता है। वो बोलता है कि साहब कुछ भी बोल देगा कि मेरे पास फोन आया था और मोदी ने ये कहा, मोदी ने वो कहा, मेरे पैर पकड़ लिए, मेरे मतलब इस तरीके की वो कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसे आदमी से, अब जैसे आप पत्रकारिता में, और मेरे को भी 17-18 साल हो गए, तो हम लोग उस व्यक्ति से खुल के बात करते हैं जिसका हमको पता होता है कि ये एक नंबर पे फोन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, दूसरे नंबर पे ये कहीं पे मिसकोट नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, या कहीं पे ऐसी बात हो तो नाम नहीं लेगा, तो उससे बात खुल के होती है। अब जब जो आदमी है ही झूठा, जिसको बिहार की भाषा में बोलते थे चोट्टा, या पंजाबी च कहते थे खच, अब वो बंदा ही खाचा ਉਹਦੇ ਨਾਲ की गल करनी जी। और अगर आप कर भी लोगे बात तो फिर वो पता नहीं क्या बोलेगा कि जी। और इसलिए मोदी जी गए भी नहीं यूएस, उनके इनवाइट पे, जब मुनीर को उसने अपने पास बुला रखा था, कनाडा से बुलाया तो अच्छा है। वो तेल चाहे वो पाकिस्तान से निकाले, चाहे वो पाकिस्तानियों का तेल निकाले, हमारे लिए तो अच्छा ही। और वो उसके बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े वगैरह साहब, पाकिस्तान हो सकता है कि भारत को तेल बेचेगा, तो गधे तो उनके बिक नहीं रहे, उनके पास 60 लाख इकट्ठे हो गए हैं, वो तेल जब बेचने की बात आएगी तब बेचेंगे, और जब बलोच उनको बेचने देंगे तब बात करेंगे। तो हैं कई सारे इसके अंदर लेयर्स हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब अगर हम मैं कभी कंपेयर नहीं करता भारत को पाकिस्तान के साथ, बिकॉज कंपैरिजन कोई है नहीं, इसलिए मैं उस चैप्टर को नहीं छेड़ रहा। और आज का हमारा डिस्कशन भी नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, नहीं तो आप और मैं आधा घंटा हंस सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अमेरिका जिस प्रकार से उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद चोई साहब। जय हिंद।